those who are made for I&I do not need to be told that go for it. Today, one such person is sitting across with me, and I'm so happy and so proud to have Dr. Jatin Sehgal with me. Big congratulations, Dr. Jatin. Thank you. Dr. Jatin is a BDS graduate from PGI Rohtak. He has an I&I November rank of 201, which is when probably he knew that he could do it. NEET was never his target, but still he bagged a rank of 634 in NEET. And finally, in I&I May 2025, Dr. Jatin cleared it with an All India rank of 35. And he will be soon joining AIIMS Guwahati in the Department of Endodontics. Big congratulations, Jatin, and welcome to the session. थैंक यू। सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जब फर्स्ट टाइम I&I दिया था हाँ जी। तो लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ? हाँ जी मैम, जब नवंबर में I&I दिया था तो 201 आई थी, तो लग रहा था कि I&I हो जाएगा मई में, इसलिए थोड़ा और अच्छे से पढ़ा उसके लिए, एंड दिस टाइम गॉट 35। ओके, तुम बता रहे थे अभी कि नीट वाज नेवर योर मेन टारगेट, हाँ जी। ऐसा क्यों? मैम, नीट मेरे से कभी हो नहीं पाया, अंडर ग्रेजुएट में भी नीट में इतना अच्छा नहीं हो पाया, एंड नीट में ज़्यादातर मतलब क्वेश्चंस उसमें एक साथ आ जाते हैं, 240 क्वेश्चंस, तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आता, उस टाइम बहुत जल्दी होती है कि हम अगले क्वेश्चन पे जाएं, लेकिन एम्स में ऐसा नहीं है, उसमें 4 सेट हैं, एक सेट एक बाउंड टाइम में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो, और मुझे वो ज़्यादा सही लगा। पहला बच्चा मुझे मिला है जिसको एम्स रिलेटिवली इजी लग रहा है I&I से, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। जिसको एक बार ट्रेंड समझ आ जाता है, I&I का पैटर्न समझ आता है, I think it becomes a little easier to clear those exams after that. Also, it was Jatin's first attempt in after internship. With internship, he had been preparing for NEET and I&I. And कैसे किया जतिन? अपनी सारी preparation strategy बताओ from first year onwards. फर्स्ट ईयर में मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट, सो आई डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर दिस, और मेरे माइंड में भी नहीं था उस टाइम तक कि मुझे करना है कुछ ये नीट पीजी का प्रिपरेशन वगैरह। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ नहीं था ऐसा, फाइनल ईयर में आके हुआ कि नीट पीजी की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, बट इन थर्ड ईयर फर्स्ट सेकेंड ईयर में मतलब हो सकता है कि बच्चा थोड़ा वो करे, रिलैक्स वगैरह करे, बट इन थर्ड ईयर देयर आर ओनली 3 सब्जेक्ट्स, तो बच्चे को थोड़ा टाइम मिलता है उसमें कि वो कर सकता है, अगर बच्चे को कुछ और करना है तो वो भी कर सकता है उसमें तैयारी। तो थर्ड ईयर में ओरल पैथ फ्रॉम पीजीआई रोहतक आई थिंक इज बेस्ट। दे हैव prepared us very well that on tips oral path. I didn't revise oral path even before AIIMS exam, and oral path become easy by the faculties of PGI Rohtak. So I'm very blessed that I studied from PGI Rohtak, and in final year all dental faculties of PGI Rohtak have made very hard work. अगर एक बच्चे को पढ़ना है फाइनल ईयर में तो वो पढ़ सकता है, करेक्ट, इतना, लेकिन कभी भी अगर किसी बच्चे का मेन टारगेट थ्योरी एग्जाम्स हैं फाइनल ईयर में, तो उसको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन मेरा कभी थ्योरी एग्जाम पे इतना वो था नहीं फोकस। ओके, तो तुम फाइनल ईयर से ही रादर थर्ड ईयर से ही यू वर टारगेटिंग नीट एंड पीजी एग्जाम्स? मेनली फ्रॉम फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में ऐसा नहीं था। ओके ओके, so you were also doing MCQs in your final year, solving questions? हाँ, पेरियो मतलब ज्यादा नहीं करता था, लेकिन पेरियो के करे हैं मैंने, ओरल पैथ के भी करे हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स है उनके करे हैं, सबके नहीं करे। बट अपना फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स तुमने फाइनल ईयर में ही सॉलिड बना लिया था? फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स मैंने फाइनल ईयर में ही कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, ताकि मुझे उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े 8 सब्जेक्ट्स में, बाकी मैं कर सकूं। इंटर्नशिप में तो फिर सिर्फ रिवीजन किया होगा तुमने? हाँ जी, इंटर्नशिप में बस जो वो वाले सब्जेक्ट है एमबीबीएस वाले बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं, फार्मा है, पैथो माइक्रो वगैरह है, इन सब की मैंने मतलब करे। नोट्स मतलब ऑलमोस्ट मैंने बना रखे थे, लेकिन जो भी कमी थी उनमें और करना था, वीडियोस वगैरह जो देखी मैंने वो मैंने सारा कुछ करा उसमें। लेकिन मतलब उसमें ये है कि अगर कोई एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स
अच्छे से पढ़ता है तो उसको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे आई डेवलप इंटरेस्ट इन मेडिसिन, माइक्रो, पैथो, तो अगर अच्छे से करेगा तो उसका खुद का मन करेगा कि मैं और करूं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। करेक्ट। इसलिए मैं एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं ज्यादा डीप में पढ़ा है मैंने उनको। करेक्ट। शायद इसलिए भी जतिन बिकॉज यू हैड ऑलरेडी डन फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स वेरी नाइसली इन द फाइनल ईयर, सो इंटर्नशिप में यू हैड द bandwidth to do the medical subjects also. So Jatin, you have only taken the test series with such a strong base because you have done your final year very nicely और तुमने फाइनल ईयर में भी थर्ड ईयर में भी अच्छे से पढ़ा है, तुम्हें वीडियो लेक्चर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने सिर्फ टेस्ट सीरीज किया. You have taken 2 or 3 test series from different coachings, but तुम बता रहे थे कि you love DBMCI test series. What is the reason and how did you go about it? Ma'am, I have joined test series of DBMCI in September-October 2024. Okay. For INI November 2024. So at that time, when I had given first test of DBMCI INI test series, I feel that the questions are more path approaching questions. Okay. And they are very much clinical based. Right. But in other coaching institute test series, they have just given the random questions. Okay. So I think DBMCI test series questions are just path approaching questions, and when you first diagnose that, you will derive the answer. Correct. The clinical questions जिसमें facts दिए हैं आपको mix and match करके diagnosis या treatment तक पहुंचना है. Right. So I think that DBMCI medical subjects test series is very much helpful, and I also give advice that you have joined any coaching, but मतलब हर बच्चे को एटलीस्ट एक बार टेस्ट सीरीज देनी चाहिए DBMCI. बिल्कुल. तो GTs भी रेगुलरली देते थे? हाँ जी, GTs मैंने रेगुलरली दिए हैं, एंड उसमें ऑलमोस्ट 600 अबव ही स्कोर रहा है मेरा हर DBMCI के टेस्ट में. ओके. एंड इन INI टेस्ट ऑलमोस्ट 400 अबव स्कोर रहा है. ओके. सो टेस्ट से तुम कह रहे हो फर्क पड़ता है काफी, मतलब प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस की. सो जतिन, इंटर्नशिप के साथ और इंटर्नशिप के बाद कैसे टाइम मैनेज करते थे? हाउ डिड यू लाइक what was your timetable with and without internship, after internship? Ma'am, with internship there are clinical postings in various department. So and quotas also, which you have quotas also. So ma'am, there are some department which are hectic, but there are some which are very much free. So like endo and prostho department में थोड़ा काम होता है वहाँ. Correct. तो उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट उसमें भी अगर आप 1-2 घंटे निकाल लोगे आफ्टर कॉलेज, देन इट विल बी वेरी मच सुटेबल. राइट. एंड जो मतलब जिनमें इतना काम नहीं होता, जिन पोस्टिंग्स में, तो उनमें हम उनको कंपनसेट कर सकते हैं उन आवर्स को अपने. तो मोस्टली आई एम एन अर्ली पर्सन, तो मोस्टली इन हॉस्टल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक एट 5 or 6. एंड मैं सुबह ही ऑलमोस्ट अपना काम कॉलेज से पहले करके जाता था. जितना मुझे रिवीजन वगैरह करनी होती थी, आके मैं MCQ वगैरह कर लिए थोड़े. वो होता था. मेहनत तो करनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट द मैसेज इज हियर फ्रॉम डॉक्टर जतिन के. रात को शायद इंटर्नशिप से थक जाता होगा, नहीं भी पढ़ पाते हैं बिकॉज इट्स वेरी हेक्टिक टू फिनिश कोटास, एंड बट ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली एंड स्टडी. सो व्हाट अबाउट आफ्टर? यू वर सेइंग दैट योर फादर इज अ ग्रोसरी शॉप एंड उनको भी आप हेल्प करने जाते थे बीच में. सो इंटर्नशिप के बाद कैसे, मतलब हाउ मच आवर्स डिड यू गिव टू योर प्रिपरेशन? मैम, इंटर्नशिप के बाद ऑलमोस्ट जब खत्म हो गई इंटर्नशिप दिसंबर में मैं मतलब घर आ गया था. तो उस टाइम मैं मतलब सुबह उठ जाता था 7 o'clock ऑलमोस्ट. उसके बाद मैं सुबह मतलब मैं रिवाइज ही करता था, जो भी पुरानी चीजें होती थी. मैं नया कुछ नहीं करता था सुबह. तो और MCQ वगैरह में मैं नहीं करता था सुबह मतलब जो भी मेरा रिवीजन करनी होती थी मुझे, मैं वही करता था. फ्रेश माइंड से, ताकि वही चीजें ग्रैब हो सके. उसके बाद दुकान पे जाना होता था कभी कभार, पापा को जैसे खाना खिलाना है या कुछ, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम चला जाता था. दोपहर को सो जाता था कभी. तो ऑलमोस्ट मतलब इन अ डे मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 hours you have to give. राइट. बट मेरे हिसाब से मतलब आर्ट्स मैटर नहीं करते, बंदे का माइंड मैटर करता है कि वो कितना ग्रैब कर सकता है. यस. तो ऑलमोस्ट बट आफ्टर इंटर्नशिप अगर
कोई इंडिविजुअल 4 to 5 आवर्स भी निकाल सकता है देन इट्स ओके। इट्स वर्थ इट। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग दैट डॉक्टर जतिन सेज कि उसने प्रिपरेशन इंटर्नशिप में नहीं शुरू करी, उसने प्रिपरेशन शायद थर्ड ईयर से ही माइंड में था कि मुझे पीजी निकालना है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए, खुद की बॉडी को भी रेस्ट देते हुए ही हैज डन इट, एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इट्स रियली कमेंडेबल जतिन। थैंक यू। So, which was your favorite subject and worst subject during the preparation? फेवरेट सब्जेक्ट आई थिंक मतलब मेरे को एंडो पढ़ना काफ़ी पसंद है। Okay. एंडो एंड ओएस मतलब पढ़ना काफ़ी पसंद है। और वर्स्ट सब्जेक्ट मतलब ऐसा कोई नहीं था, जब तक कुछ पढ़ा नहीं था तो सारे ऐसे लगते थे वर्स्ट है। बट मतलब ऐसा कोई नहीं था। बट पीसीडी आई थिंक उसको थोड़ा पढ़ने में मुझे टाइम लगा, लेकिन जब मैंने इंटर्नशिप में पीसीडी पढ़ी, मतलब तुम कोई भी सब्जेक्ट्स कर लो, जब हम उसको पढ़ने लगते हैं ना डीप में, जब समझ आने हाँ, लगता है तो उसमें इंटरेस्ट बनने लगता है। Correct. पहले मुझे पीसीडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू करा, बायोस्टैट्स पढ़ी, एपिडेमियोलॉजी पढ़ी, तो उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगा। मुझे और लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, इसमें और डीप में जाना चाहिए। राइट। एंड आई थिंक जैसे एम्स में पीसीडी का बहुत वैल्यू है। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। जैसे जब मैंने नवंबर वाला दिया था आईएनआई, उसमें पीसीडी के काफी अलग अलग क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे। फिर मैंने उनको देखा कि वो कहाँ से हैं, फिर मैंने और पढ़ा एंड फाइनली हो गया। Obviously. जतिन, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि आईएनआई और नीट की कोई आपने अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करी एक्सेप्ट वन सब्जेक्ट जो डीबीएमसीआई में हम अलग से पढ़ाते हैं। व्हाट इज दैट वन सब्जेक्ट एंड कैसे पढ़ा? मैम मतलब मेरी ऐसे कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं थी कि नीट का सिलेबस अलग होगा, उसमें कम पढ़ना है, आईएनआई में ज़्यादा पढ़ना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक सब्जेक्ट था एनेस्थीसिया, जो मुझे लगा कि एम्स में पीजीआई चंडीगढ़ का मैंने अभी जीआर का एग्जाम दिया था, उसमें भी एनेस्थीसिया से क्वेश्चन थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनेस्थीसिया को ज़्यादा डीप में ना पढ़ के लेकिन सुपरफिशियली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेनली एनेस्थेटिक ड्रग्स, उसका सब कुछ मतलब पता होना चाहिए कि कौन से ड्रग कौन सा फिनोमेना शो करती है, कलर कोडिंग पता होनी चाहिए, वेब और वो मतलब ट्यूब्स पता होनी चाहिए और मेनली एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एनपीओ की गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कितने आवर्स में, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सुपरफिशियली पता होना चाहिए, ज्यादा डीप में ना जाकर। करेक्ट। तो ये कब समझ में आ गया था जतिन कि मतलब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑनेस्टली रियलाइज कि अगर आप आईएनआई के लिए पढ़ रहे हो तो एनेस्थीसिया सर्जरी का ही पार्ट है, आपको आना चाहिए। इट्स वेरी रेयर कि आप इतने मैच्योरली बात कर रहे हो इन चीजों के बारे में, बिकॉज ये नहीं समझ आता बच्चों को। व्हेन डिड यू रियलाइज कि नहीं ये डिफरेंस है? मैम नवंबर का जब मैंने आईएनआई दिया, उससे पहले जब मैंने डीबीएम से एक टेस्ट सीरीज करी थी ज्वाइन, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। अच्छा। उसमें मतलब आपने बता रखा था कि कैसे कैसे मतलब कितना टाइम देना है एक सब्जेक्ट को, तो उसमें एनेस्थीसिया एक अलग से आपने बताया था, 2 दिन देने हैं उसको एनेस्थीसिया को ओएस के बाद। तो तब मुझे थोड़ा लगा कि एनेस्थीसिया मैम ने ऐसा क्यों बोला। फिर मैंने सीनियर वगैरह से पूछा अपने कईयों से कि एनेस्थीसिया से क्वेश्चंस अलग से आते हैं उसमें, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ अलग से आते हैं। तो मैंने कहा मतलब अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन आते हैं, वो बोले 6 to 7 क्वेश्चन मतलब एवरी ईयर। इस बार 8 क्वेश्चन से एनेस्थीसिया से आए हैं। तो जब मैंने नवंबर वाला, तब मैंने इतना नहीं पढ़ा था एनेस्थीसिया नवंबर वाले के लिए, इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास कि मैं हर चीज कर सकूं। तो जब मैंने दिया नवंबर वाला, तो उसमें एनेस्थीसिया के ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस थे और मुझे नहीं आते थे वो उस टाइम। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एनेस्थीसिया पढ़ना है, तो फिर मैंने उसके बाद से पढ़ना शुरू करा एनेस्थीसिया को थोड़ा। फिर उसके बाद अब मई में भी क्वेश्चंस थे एनेस्थीसिया से, तो उसके बाद से फिर मतलब आई सजेस्ट कि एनेस्थीसिया को हर जो भी आईएनआई का एस्पिरेंट है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एनेस्थीसिया, बट आईएनआई के लिए एनेस्थीसिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसको एक उसके अलग से होने चाहिए नोट्स। डोंट मेस अप विद ओएस और फार्मा, उसके अलग से अगर बनाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। And at DBMCI MDS, we teach it separately, we give questions separately, we give notes separately. तो I think बहुत benefit उससे होता है। So जतिन, PYQs करना कितना important है? मैम मतलब ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने पल्स इतनी नहीं करी, जो मतलब
मतलब मैंने जिसके भी हाथ में देखा पल्स देखी है ऑलमोस्ट कि पल्स कर लो हो जाएगा लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पल्स का ट्रेंड खत्म हो चुका है। पल्स में ऑलमोस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप वो कर सकते हो पल्स से, लेकिन जो पल्स में जो पुराने क्वेश्चंस है ओल्ड क्वेश्चंस है उनको मुझे लगता है करने का इतना बेनिफिट नहीं है। 1995 1981 हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पल्स को ना करके अगर बच्चा कुछ और करे यूट्यूब वगैरह पे, मतलब अलग अलग कोचिंग्स के पीवाईक्यूज हैं, तो मैंने डीबीएमसीआई के पीवाईक्यूज देखे थे, नीट से पहले देखे थे, एम्स से पहले देखे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंडिविजुअल पीवाईक्यूज वीडियो वगैरह से देख के करता है तो उसको ज़्यादा याद रहता है वीडियो वगैरह से। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, और उसमें जो एक्सप्लेनेशन बताते हैं टीचर्स तो उससे कुछ ज़्यादा ही बताते हैं। अब जैसे INI में इस बार भी एक क्वेश्चन आया था ऑर्थो में था डैशबोर्ड इफेक्ट करके, तो मुझे वो नहीं पता था, लेकिन जब मैंने DBMCI के ऑर्थो की वीडियो देखी उनमें एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बता रखे थे अलग अलग इफेक्ट्स, तो अगर मैं वो ना देखता तो मेरा वो एक क्वेश्चन और गलत होता और मेरी रैंक शायद कुछ और होती। तो हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीवाईक्यूज की वीडियोस वगैरह देखना ज़्यादा, मतलब उससे तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा चीज़ें। तो वीडियोस अगर देखोगे जब भी फ्री टाइम मिले, चाहे इंटर्नशिप में मिले, चाहे इंटर्नशिप के बाद, चाहे तुम सुबह उठो, अगर तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करा तो तुम एक वीडियो देख सकते हो बस। इतना टाइम तो मिल ही जाता है टाइम मिल जाता कि वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हो। तो फोमो नहीं हुआ जतिन? बहुत बच्चों को बहुत फोमो होता है कि मैं यहाँ से भी कंटेंट ले लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, एक्स बुक पढ़ लूँ, वाई बुक पढ़ लूँ, बहुत फोमो होता है। बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं कि उतना ही कंटेंट बार बार पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हारे आसपास भी जैसे तुम कह रहे हो बच्चे काफी तरह की बुक्स होती थी, तुमको फोमो क्यों नहीं हुआ? मैम मतलब जब मैंने नवंबर वाला दिया था उससे पहले मैं भी मतलब एक्स सोर्स पढ़ लिया, वाई पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सब पढ़ना है। नवंबर में मुझे लगा कि नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, सब पढ़ना है, लेकिन जब मैंने INI दिया नवंबर वाला तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि जितना मेरे पास है मैं उतना ही कर लूँ, वही बहुत है। तो उसके बाद से मैंने नई चीज़ें बहुत कम कर दी पढ़नी। उससे पहले मैं पढ़ता था, उसका बेनिफिट होता है नई चीज़ें पढ़ने का, लेकिन मतलब इतना नहीं होता। लेकिन जो तुम्हारे पास है अभी, जो तुमने बना रखे हैं नोट्स, अगर तुमने वही नहीं करे अच्छे से तो देन यू लूज मार्क्स। तो इसीलिए जो तुम्हारे पास है मतलब उतना ही कर लो, वही बेनिफिशियल है। इफ यू हैव टाइम देन यू गो फॉर न्यू थिंग्स, अदर सोर्सेज आल्सो, बट मैं ये करूँगा कि जितना नोट्स तुमने बना रखे हैं तुम उसी को बार बार रिवाइज करो। कितनी बार पूरा रिवीजन किया था जतिन? मैम ऐसे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मतलब जैसे ऐसे होता है, जैसे एक सब्जेक्ट के मेरे हैं नोट, जैसे एंडो के हैं और OS के हैं या पेरियो के हैं, तो मतलब मैं एंडो जैसे एक दिन में, जैसे कई लोग बोलते हैं कि एक दिन में तुम एक ही सब्जेक्ट करो, एंडो कर लो बस हो जाएगा, लेकिन मतलब मेरे से ऐसा नहीं होता था। मैं बोर हो जाता था एक ही सब्जेक्ट पढ़ के, और मेरे से पूरा कभी हो नहीं पाता था एक दिन में। तो मतलब मैं बीच में से उठा लेता था, जैसे आज आधी एंडो कर ली, आधी सर्जरी कर ली, आधा वो कर लिया, आधा वो कर लिया। तो इससे मतलब थोड़ा वो होता है कि माइंड में भी इंटीग्रेट हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, और तुम्हें मतलब, और ये चीज तब बेनिफिशियल है जब तुमने एटलीस्ट 3-4 बार कर ली हो रिविजन्स। करेक्ट। तो आगे के रिविजन्स ज्यादा अच्छे से फास्ट हो पाएंगे विदाउट सैचुरेशन के। सो 3-4 बार तो वो कर चुका था जब उसने रिविजन्स करने शुरू करे। तो और एम्स का जब एग्जाम था 17 मई को, नीट का रिजल्ट उसे एक दो दिन पहले ही आया था। yes. तो तब थोड़ा हो गया था कि नीट में मतलब नहीं होगा, अगर मिलेगी भी तो नॉन क्लिनिकल मिलेगी। तो उस टाइम फिर ये हो गया कि अब कल एम्स का पेपर है, तो देखते हैं जो होगा। लेकिन जब नीट का एग्जाम 19 तारीख को हो गया था और एम्स का 17 को था, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप था। उसमें मैंने कोई MCQ सॉल्व नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, बस मैंने थ्योरी जो थी मेरी वही मैंने रिवाइज करी, और थोड़ी बहुत मैंने PYQs की वीडियोस देखी, बस मैंने कोई MCQ सॉल्व नहीं करा उसमें। शायद क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, उससे हेल्प हुई होगी। तो जतिन जब ये डेट का पूरा लेफ्ट राइट चल रहा था, देयर वाज अ टाइम व्हेन द नीट वाज अबाउट टू हैपन, देन इट प्रोबेबली मतलब जनवरी से फेब में जा रहा है, फेब से फिर मार्च में जा रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी डेट्स की, बच्चों में बहुत एंजाइटी थी। एज इंटर्न वर यू हैप्पी कि डेट पोस्टपोन हो गई या क्या था, मतलब व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड?
मैम हैप्पी तो नहीं था, बस मुझे ये था कि पेपर हो जाए जल्दी। लेकिन अब पेपर पोस्टपोन हो ही जा रहा था, मतलब कोई डेट आ नहीं रही थी उसकी। तो फिर मैं भी यही सोच रहा था कि मैं कुछ और कर लूँ। लेकिन फिर मतलब मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें मतलब मैं बहुत सारी वीडियो देखता रहता था यूट्यूब पे कि मतलब अपडेट नहीं आ रही तो क्या करें, कैसे रिवाइज आगे बढ़े। वगैरह करें। तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें मतलब आपने बोला था कि एम्स की डेट तो फिक्स है 18 मई 17 मई। तो एम्स की डेट फिक्स है तो उसी को एक टारगेट लेके चलो। और शुरू से ही जब जब मैंने नवंबर वाला दिया था या नहीं, तो मुझे पता चल गया था कि अगर अभी 201 आई है तो अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँ तो नवंबर में अच्छी आ जाएगी। मई में। तो हाँ मई में। तो मतलब मैंने ये फिर देखा कि तो मैंने नीट को कभी मतलब करा ही नहीं टारगेट। तो मतलब मेरा मेन टारगेट था कि मेरे को आईएनआई ही करना है। नीट में मतलब मेरा था भी ऐसा ही कि पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर नीट का मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही लगता था। मैंने 2023 में भी दिया था नीट अपने। यूजी दोबारा हाँ, दिया था। नहीं यूजी नहीं, पीजी दिया था। अच्छा। तो उस टाइम मेरी 1641 थी रैंक। ओके। अपने सीनियर के साथ दिया था, बस वही एक्सपीरियंस के लिए कि कितना। उस टाइम मैं बिल्कुल फ्री माइंड से में था और मेरा पेपर भी बहुत पहले हो गया क्योंकि मुझे इतना कुछ आता भी नहीं था उस टाइम तक। लेकिन तब भी तो लेकिन जब मैं अब गया था अपना देने नीट का 19 अप्रैल को, तो मतलब माइंड में ये था कि यही एक पेपर है, आखिरी पेपर है। तो शायद इस वजह से भी वो थोड़ा हो गया, एंजाइटी रही होगी उस टाइम पे। ये 600 इज अ वेरी डिसेंट रैंक जतिन, मतलब इट्स नॉट अ डेफिनेटली मतलब इट्स अ गुड रैंक, बट लेकिन थोड़ा वो होता है ना कि मतलब मेरे को भी कई बच्चों ने बोला है कि उसमें 600 आई है, इसमें 35 आई है, तो इतना डिफरेंस क्यों है। तो अब मेरे पास का कोई जवाब नहीं है। We was born for INI, he was born for AIMS. That's the answer probably. तो very good. तो जतिन, I'm sure preparation के टाइम पे भी ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि every day is very smooth and you're able to study. कुछ दिन आते होंगे जब ना थोड़ा बोर हो रहे होंगे या डिप्रेस हो रहे होंगे या लग रहा होगा पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, स्पेशली क्योंकि यूजी में भी एक दो अटेम्प्ट हमने और भी दिए थे। तो इस चीज को कैसे टैकल करते थे? मैम जब मैं हॉस्टल में था तो मतलब जब ऐसा लगता था, मतलब हॉस्टल में तो मेरा ऐसा टाइम टेबल था कि जब मैं कॉलेज से मैं 4 बजे आता था ऑलमोस्ट, लेकिन जब एंडो पोस्टिंग थी तो 5 बज जाती थी आते आते। वैसे 4 बजे मैं आ जाता था ऑलमोस्ट। तो 4 बजे आके मतलब 1 घंटा मैं सो जाता था, 5:30 बजे तक मैं उठता था। उसके बाद थोड़ा पढ़ लिया, 8 बजे वहाँ खाना खाने का टाइम हो जाता था मेस का। खाना खा के तो बस फिर ऐसा होता था कि अब सो जाओ। तो मतलब आखिरी का जो टाइम था नवंबर से पहले का आया नहीं मेरा टाइम, और मेरी वो चल रही थी उस टाइम फर्स्ट तो चल रही थी, तो उसमें भी मतलब इतना टाइम नहीं मिला। मैंने फटाफट अपने पेशेंट वगैरह खत्म करे, फर्स्टों के भी 2 मंथ की पोस्टिंग होती है, मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ में कर दिए थे, बस इंसर्शन वगैरह बचे थे। वो फिर मैं 23 को चला गया था घर। अच्छा। मेरी सीएल पड़ी हुई थी। अच्छा। तो मैंने 7-8 सीएल लेके मैं चला गया था। You saved time from the work. That's very तो good. मैं 7-8 सीएल लेके मैं घर चला गया था। फिर मैंने एम्स की तैयारी करी उसमें नवंबर वाले की। Okay. तो उसमें PYQs करे थे मैंने एम्स के, क्योंकि मैंने एक बार भी नहीं करे थे वो। Okay. तो PYQs करे मैंने, तो मतलब अगर टाइम मैनेज करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद ही नहीं करना चाहते तो नहीं होगा टाइम मैनेज, चाहे तुम कितना कुछ कर लो। मतलब कैन यू इमेजिन प्रोस्थो जैसी पोस्टिंग में जिसमें कोटास भी होते हैं, उसमें उसने आधे टाइम में सारा काम फिनिश करके टाइम सेव किया, एंड आई थिंक इट इज द ओवरऑल preparation, not just the theory and the practical questions that you read. It's the overall preparation, the state of mind that you have, which is what made Jatin a winner. तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है आईएनआई के लिए चाहे नीट के लिए, मतलब उसको खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे पोस्टिंग से निकाले, चाहे मतलब हॉस्टल से आके निकाले, अगर घर पे है तो घर पे निकाले, भले ही मतलब रेगुलरली पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, तो मतलब आई थिंक हो जाएगा। कोई इतना मतलब वो नहीं है, अगर मेरी 35 आई है तो मतलब मैं मानता हूँ कि आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, राइट। What motivated you, जतिन? क्या मोटिवेशन थी तुम्हारी इतना स्ट्रॉन्ग कि भाई मैं करना ही है करके? मतलब ऐसे तो कोई मोटिवेशन मतलब थी नहीं, लेकिन मतलब बस ये था कि
क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में नहीं हुआ उस टाइम मेरा था मन कि मुझे एम्स मिल जाए चाहे मौलाना आजाद मिल जाए, लेकिन वो नहीं हुआ उस टाइम। लेकिन फिर ये था कि चलो अंडर ग्रेजुएट में अगर नहीं हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएट में हो जाए। तो उस टाइम मतलब बंदे को जो मतलब जिसको पढ़ना होता है उसको अंदर से ही होता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो वो पढ़ लेता है। सो जतिन, अब आपने एम्स गुवाहाटी में एंडो ज्वाइन किया है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? एंडो में तो काफी काम किया होगा रोहतक में हाँ भी। जी मैम, मतलब पीजीआई रोहतक में एंडो में काफ़ी काम है अगर कोई करना चाहे तो। जैसे वहाँ पे 25 आरसीटी करनी होती है एक महीने में एंटीरियर्स टूथ की। तो अगर वैसे मतलब ऑलमोस्ट वो हो जाती है, लेकिन मतलब बात यही है कि सब नहीं कर पाते। लेकिन अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पीजीआई रोहतक में भी थोड़ा बहुत मतलब ये उनको थोड़ा मतलब वो करना चाहिए कि क्वालिटी मैटर करे। उन्होंने भी 25 आरसीटी रखी हुई हैं, हर बच्चा नहीं कर पाता। तो मतलब उनको एक मतलब वो होना चाहिए कि नंबर ऐसा होना चाहिए कि हर कोई कर पाए। करेक्ट। कि 15 तक तो हर कोई कर लेता है। तो नंबर ऐसा होना चाहिए, थोड़ी बहुत क्वालिटी मैटर करती है। लेकिन मतलब बच्चे के माइंड में वही होता है कि बस मैं फटाफट से खत्म करूँ अपना काम, कोटा खत्म करो, 25 साइन आरसीटी लो, खत्म करो, साइन लूँ बस। तो उस टाइम पे बस वही होता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। You're a sincere person also ना, you would want कि भाई जो भी पेशेंट का भी काम हो रहा है अच्छे से। कई सारे कॉलेजेस में तो ऐसा होता है कि भाई मेरा कोटा तू पूरा कर दे ताकि काम फिनिश हो जाए, तो तुमने औरों के भी कोटे पूरे किए। हाँ मतलब है नहीं, कोटे पूरे नहीं करे जैसे मतलब क्योंकि मैंने तो करवाए थे, मैंने आई यूज्ड टू स्टडी इन इंटर्नशिप और मुझसे नहीं होता था। और मैं तो बांट देती कि भाई करो तुम। दे वांटेड टू प्रैक्टिस बिकॉज़ दे वांटेड टू स्टार्ट देयर क्लिनिक, नॉट डू एमडीएस। तो आरसीटी के स्टेप्स वगैरह मैंने करे हैं, कई हेल्प करी है अपनी क्लिनिक्स को। जैसे बीएनपी हो गया, किसी की ऑब्जर्वेशन होगी, ये सब कुछ। तो मतलब अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम कर सकते हो औरों का काम, ताकि औरों का भी काम पूरा हो जाए ऑलमोस्ट। लेकिन मतलब एक नंबर होना चाहिए कि ये नहीं कि 25 ही करनी है तभी साइन मिलेंगे, तभी मतलब थोड़ा सा लाइट होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ओके, सो जतिन, इतना अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब विद इंटर्नशिप तुमने ये निकाला है, कोई ड्रॉप लिए बिना तुम एम्स तक पहुंचे हो। व्हाट वुड बी द एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू योर जूनियर्स अबाउट प्रिपरेशन? मैम मतलब मुझे ऐसा लगता है आजकल के जो जूनियर्स हैं उनके पास पहले से ही बहुत ज्ञान है, तो सबने फिर भी तुम्हारे थ्रू मिलने में फर्क पड़ेगा इमीडिएट सीनियर होगा कि तुम ऑलमोस्ट सब बच्चों ने ऑलमोस्ट कर रखी है कोचिंग ज्वाइन। और मैं बोलूँगा कि जो भी मतलब प्रिपेयर कर रहा है सीरियसली करे, उसको डिसिप्लिन के साथ करे। अगर टाइम नहीं मिल रहा तो टाइम निकालो। जैसे मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, तो मतलब अगर आज मन नहीं है तो इसको कंपनसेट करना। अगर आज तुम नहीं पढ़ रहे तो कल तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर पढ़ने का मन नहीं है तो तुम कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हो, एमसीक्यू वगैरह की। थ्योरी वगैरह पढ़ने का मन मतलब रिवाइज करने का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था। लेकिन मतलब जब होता है कि माइंड में कि पेपर आ रहा है, एम्स में ही जाना है या नीट में ही लेना है, किधर भी, तो बंदे का मन अपने आप करता है कि नहीं मुझे करना है, एक और बार रिवाइज कर लेता हूँ, एक और बार कर लेता हूँ, मैं ये भूल रहा हूँ। मतलब ऐसा सबके साथ ही होता है आखिरी टाइम में कि मुझे याद नहीं है। भले ही बंदे ने कितनी मर्जी कर ली हो रिविजन, 7-8 कर ली हो, 5-6 कर ली हो, लेकिन तब भी ऐसा होता ही है कि मुझे फार्मा की ये ड्रग नहीं आ रही याद, वो नहीं आ रहा। तो मतलब ऐसा सबके साथ ही होता है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है पेपर से 4-5 दिन पहले तो मतलब तुम एक कुछ मत करो तुम। उससे पहले जितनी एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स आर मस्ट, मतलब बिफोर गोइंग टू एग्जाम। Okay, so this was Dr. Jatin Sehgal. I hope बहुत कुछ सीखने मिला है हम सबको जो डॉक्टर जतिन ने बताया है उनके नक्शे को। हाँ बिल्कुल, प्लीज। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे अब नीट में या एम्स हो, एम्स में जैसे ऑर्थो वगैरह है, पेरियो है, पीसीडी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑर्थो का जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर वो कोई सीरियस एस्पिरेंट है आईएनआई के लिए तो उसको प्रॉफिट वगैरह से अगर वो पढ़े तो मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है। और पेरियो वगैरह की कैरांजा का जो पहला चैप्टर है जिंजाइवा, उसकी मतलब लाइन टू लाइन मतलब
पढ़ी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। Hmm. नीट में भी इस बार काफी क्वेश्चन थे उसके, Hmm. जिनजाइवा के, जो मतलब कोचिंग वगैरह शायद नहीं पढ़ाते इतना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खुद भी एफर्ट डालना पड़ता है, कोई कोचिंग पूरा कुछ नहीं करा सकता, आगे से तुम्हें ही एफर्ट डालना पड़ेगा। और जैसे जो एमबीबीएस के पीवाईक्यूज होते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के, बीकेम हो गया, फिजियो हो गया, माइक्रो हो गया, तो मतलब इन पे भी एक नज़र मार सकते हो तुम। दे आर वेरी पाथ अप्रोचिंग क्वेश्चंस, उनसे तुम डिराइव कर सकते हो, तुम्हें एक तो तुम्हारा एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन जाता है आखिरी तक कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे, तो मुझे ऐसे करना है इसको सोल्व। तो तुम्हारा जब नीट के टाइम पे भी माइक्रो के काफ़ी क्वेश्चन थे इस बार तो, और मोस्टली क्लिनिकल क्वेश्चन थे, तो तुम्हारा एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन जाता है कि तुम वो कर पाओ, और ये और स्टूडेंट से तुम्हें एक एज ही देगा ऊपर। Right. So this was Dr. Jatin Sehgal with us, going to start his post-graduation in AIMS Guwahati with endodontics. I hope we've all learned a lot with him today, and very soon we'll be sitting with one of you with such an interview. Thank you so much. Thank you, Dr. Sehgal.